छपरा में हुए पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई में दो व्यक्ति की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी घायल है और उनका इलाज चल रहा है। आखिर यह मामला कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा और यह मामला अब कहां तक पहुंच गया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यह विवाद बढ़ा, विवाद बिगड़ा और मामला हत्या तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको लिए चलता हूं छपरा लोकसभा, सारण लोकसभा में, जहां पे मामला बिगड़ा और मामला इतना बिगड़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई और जिसमें एक व्यक्ति की स्पॉट मृत्यु हो जाती है वहीं पे, और दूसरे व्यक्ति की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। तीसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन पूरी जानकारी क्या है, इसके ऊपर मैं आपको पूरा एकदम डेटा जो है इसको समझाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, कल 20 मई को चुनाव था सारण में और बूथ संख्या 118 पे रोहिणी आचार्य अपने दल बल के साथ पहुंचती हैं। वहां पे पहुंचने के बाद लोग जो है वहां पे भड़क उठते हैं कि ये पूरे दल बल के साथ यहां पे क्यों आई हैं, और लोग वहां पे उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये बूथ कैप्चरिंग के मंशा से आई हैं और इनका इरादा बोकस वोट डालना है। और इसको लेकर विवाद वहां पे काफी तूल पकड़ने लगता है। लोग वहां पे रोहिणी आचार्य को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप इस बूथ को छोड़ के तुरंत के तुरंत चले जाओ, जिसको लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उस भीड़ में कहते हुए और करते हुए सुनाई देते हैं। इसके बाद रोहिणी आचार्य अपने दल बल के साथ जा रही होती हैं, लेकिन इसी बीच उन दोनों गुटों में, यानी बीजेपी के गुट और रोहिणी आचार्य के मतलब आरजेडी के गुट के बीच में झड़प उठती है। झड़प काफी बड़ा होता है, दोनों बीच में ईंटा पत्थर तक भी चलते हैं। दोनों गुट जो है एक दूसरे के ऊपर पथराव करता है। लेकिन बाद में पुलिस की एंट्री होती है, मौके पे वहां पे डीएसपी पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं और मामले को शांत कराते हैं। मामला शांत होता है, दोनों गुटों को वापस अपने अपने जगह पे भेज दिया जाता है। जहां पे पहला गुट जो है ये रोहिणी आचार्य पे आरोप लगाते हुए नजर आता है कि रोहिणी आचार्य जो है वो वोट को छापने के लिए, बूथ को कैप्चरिंग के लिए यहां पे अपने दल बल के साथ आई थी। उनका दल बल जो है वो नारा लगा रहा था, जिसके बाद दूसरा ग्रुप भी हावी हो जाता है, यानी बीजेपी का ग्रुप, और वो भी राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद के जैसे नारे लगाने लगता है और रोहिणी आचार्य पे भद्दे भद्दे कमेंट करने लगता है और यहीं से मामला तूल पकड़ लेता है। वहां से पुलिस जैसे तैसे दोनों गुटों को समझा के वापस अपने घर भेजती है, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं होता कि यह मामला और बिगड़ने वाला है, यहां पे मामला ये रुकने वाला नहीं है। और फिर दोनों गुट वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी के अनुसार, अगर राजीव प्रताप की बात माने तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पहला गुट जो है, यानी जो आरजेडी का पक्ष है और रोहिणी आचार्य के जो समर्थक हैं, वो लोग रात भर गोलीबारी करते हैं, गाली गलौज करते हैं हजारों की संख्या में। इस तरीके का आरोप राजीव प्रताप रूढ़ी लगाते हैं, जबकि रोहिणी आचार्य का कहना है कि सब लोग बीजेपी के गुंडे हैं और बीजेपी के गुंडों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है, इस तरीके का काम हुआ है। यह बात सामने आता है तो उसके बाद सुबह में, यानी आज मंगलवार के दिन सुबह सुबह का वक्त होता है लगभग 7 बजे का, और 7 बजे भिखारी चौक पे एक चाय दुकान के पास ये दोनों गुट एक बार फिर से आमने सामने हो जाता है। दोनों गुटों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। आरजेडी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से आपस में भिड़ जाते हैं। तभी एक नाम आता है रामाकांत सोलंकी का। कहा जाता है कि रामाकांत सोलंकी वहां पे खड़े होते हैं, गोलियां चलनी शुरू होती है और उस गोली में एक व्यक्ति को वहीं पे गोली लग जाती है और वो उसका वहीं पे मौकाए वारदात पे मृत्यु हो जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के सर में गोली लगती है और तीसरे व्यक्ति को हाथों में गोली लगने की सूचना अभी तक हमारे पास पहुंची है। हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो खबर है स्थानीय मीडिया के द्वारा वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये मामला हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों गुट आपस में वहां पथराव होता है, गोलीबाजी होती है और उसके बाद मामला बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति की मौकाए वारदात पे मृत्यु हो जाती है, एक दूसरा व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उन दोनों को लेके आनन फानन में छपरा के सदर अस्पताल में ले जाया जाता है। छपरा के सदर अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हो जाती है और उसके बाद जो है दो व्यक्तियों को रेफर कर दिया जाता है पीएमसीएच के लिए। मैं आपको बता दूं, इसके बाद बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोष
प्रत्यारोपण का सिलसिला जो है सिलसिलेवार ढंग से शुरू हो जाता है। सबसे पहले रोहिणी आचार्य का बयान आता है कि बीजेपी के गुंडे हमारे साथ बदसलूकी किए, हमें मारने के लिए बांस, डंडा, ईंटा, पत्थर सब उठा के लाए। ये लोग गुंडे हैं और बीजेपी के गुंडों ने ही हत्या किया है हमारे कार्यकर्ताओं का। इस आरोप के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि वो भी छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि ये बचाव की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, सेल्फ डिफेंस में ये गोलियां चली हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना ठीक है, पुलिस क्या कर रही है, तो इसके ऊपर राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो पुलिस ही बताएगी कि पुलिस क्या कर रही है। जब ये पूछा जाता है कि सत्ता में तो आप हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि भाई सत्ता अभी किसी का नहीं है, चुनाव आयोग को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि आखिर यह मामला क्यों हुआ। जब उनको पता था कि इस तरीके की झड़प हुई है, तो आखिर उसको मुस्तैदी से क्यों नहीं देखा गया। चुनाव आयोग के ऊपर काफी सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को खासा गलत बता रहे हैं। एक चश्मदीद का वहीं बयान आता है कि वो रोक रहा होता है हाथ जोड़ के कि कृपया आप गोली न चलाएं, लेकिन लोग वहां पे नहीं रुकते, लोग गोलियों से भून डालते हैं। कई राउंड गोलियां चलती हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बाजार, छपरा का जो बाजार है वो पूरा बिल्कुल अभी भी बंद है और बंद आने की सूचना मिल रही है। छपरा में सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि 2 युवक की हत्या हो गई है। इस तरीका का मामला सामने आता है, जिसके बाद जो है तेजस्वी यादव का भी बयान आता है और तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि ये लोग बौखला गए हैं। बौखलाहट की वजह है क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। मैं पुलिस के हमेशा से टच में हूं, अब मुझे न्याय चाहिए। यही गुहार रोहिणी आचार्य भी लगाते हुए नजर आती हैं कि मुझे न्याय चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या के ऊपर। रोहिणी आचार्य पीएमसीएच में जाती हैं, वहां पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, उनके परिजनों से मिलती हैं और भारी दुख जताती हैं। वो भावुक हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं इतनी भावुक हूं कि अब मीडिया के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। इसके बाद पुलिस प्रशासन का भी बयान आता है। पुलिस प्रशासन कहता है कि अब मामला जो है वो शांत है, वो दोनों पक्षों से शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मामला को शांत कर दिया जाए। डीएम अमन समीर, जो कि सारण जिलाधिकारी हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि भाई किसी तरीके से मामला को शांत कराने की कोशिश की जा रही है और इसी कायावाद में नेट को बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है एक और जेडीयू की भी एंट्री होती है और नीरज कुमार का बयान आता है कि आखिर में मैंने वो वायरल वीडियो देखा, उसमें रोहिणी आचार्य के साथ बूथ नंबर 118 पे भोला यादव क्या कर रहे थे। भोला यादव बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और इसके ऊपर नीरज कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और लालू यादव के फोन की जांच होनी चाहिए कि आखिर में माजरा क्या है, वहीं से पूरा मामला स्पष्ट होगा। तो इस तरीके का दोष प्रत्यारोपण का दौर शुरू हो जाता है और परिजनों में काफी एक तरीके से शोक का माहौल है। छपरा में सन्नाटा पसरा हुआ है, छपरा में बिल्कुल शांति है और अब जिला प्रशासन शांति बहाल करने की कोशिश में पूरे तरीके से जुटा हुआ है। नेट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, माहौल काफी गरमाया हुआ है और यह कहा जा रहा है कि मामला अब वहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रुख ले सकता है, कोई भी मोड़ ले सकता है। मैं आपको बता दूं, इस तरीके के बयान जो हैं वहां पे जो भी वहां के लोग हैं वो भी दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे मामला जो है वो अशांति प्रिय है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अभी तक तो यही जानकारी हमारे पास आई है। बाकी छपरा के ऊपर, छपरा में क्या कुछ हुआ है के ऊपर अगर कुछ और हमारे पास जानकारी आती है तो हम आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।